8 साल का था तब खेत की फसलों के बीच मुझे दूर एक आदमी जैसा साया दिखा। वह बहुत दूर खड़ा था और मुझे हाथ हिलाता सा लगा। मैं उत्सुक होकर उसकी तरफ जाने ही वाला था कि बड़े ताऊ ने मुझे झट से उठाया और घर की तरफ भागे। हाय रे गजब हो गया, पश्चिम वाले खेत की मेड़ पर मार बंदर दिखा। ताऊ, मैंने तो साफ आदमी देखा था, वह मुझे हाथ से बुला रहा था। अरे ओ भोले, वह आदमी नहीं मार बंदर है, उसके अगले हाथ छोटे होते हैं, पर वह आदमी की भुजा नोच कर पहन लेता है और हाथ हिलाने का बहाना करके लोगों को अपने पास बुलाता है। ताई घबरा कर वहीं बैठ गई। अरे दद्दा, अब क्या होगा? लगता है उसकी नजर हमारे छोटे गोपाल पर पड़ गई। तू घबराना मत, अभी दिन का समय है, गाँव में लोग जाग रहे हैं, वह इतनी हिम्मत नहीं करेगा। मैं सरपंच से बात करके आता हूँ कि क्या करना है। यह कहकर ताऊ दरवाजे से बाहर निकल गए। मैं ताई से पूछने लगा, ताई ये मारबंदर क्या होता है? वह बोली, ये आदमी जैसा दिखने वाला दानव होता है, ताकत बहुत ज्यादा होती है, इंसान का दिमाग खाता है, पूरा शरीर काले बालों से ढका रहता है, चेहरा बिना नाक आंख के होता है, बस बीच में लंबी सी दरार जैसी फटी हुई खाल होती है। बूढ़ा मारबंदर तो आदमी की बोली भी बोल लेता है। फिर वह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे बुरा वक्त है, तेरे दादा ने तुझे बचाने के चक्कर में एक बार बंदूक से उसके मुंह पर गोली मारी थी, अब वह लौट आया है। तेरे दादा नहीं रहे, शायद तुझसे बदला लेने आया है। यह सुनकर मैं डर से कांपने लगा। ताई ने मुझे सीने से लगाया और बोली, डर मत, कल सुबह ही तुझे कस्बे भेज देंगे तेरे बाप के पास। मारबंदर भीड़ भाड़ से डरता है, तुझे कुछ नहीं होगा। तभी आंगन में हमारा कुत्ता भूरा जोर जोर से भौंकने लगा। ताई चौंक कर बाहर देखने लगी। भूरा लगातार दरवाजे की तरफ भौंक रहा था। बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस धड़ धड़ दरवाजा पीटने की आवाज आई। ताई, क्या यह वही मारबंदर है? तू खुद को मत डरा, जब तक घर में लोग जाग रहे हैं और चहल पहल है, वह गांव में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन है बाहर? घर में जवान लड़के और मेरे बूढ़े बैठे हैं, कोई काम हो तो सुबह आना, ताई ने ऊंची आवाज में कहा। उसके बाद दरवाजा पीटना बंद हो गया और भूरा भी शांत हो गया। लगता था वह चीज लोगों की मौजूदगी से डर गई और हट गई। मैंने राहत की सांस ली। मेरी ताई सच में समझदार थी जो आवाज से उसे बहला दिया, पर हम संभल भी नहीं पाए थे कि अचानक छत पर धड़ धड़ चलने की आवाज आई। वह छत पर चढ़ गया। ताई, अब क्या करें? ताई ने मुझे खींचकर बड़े बक्से में छुपा दिया। हम दोनों दुबक कर बैठ गए। तभी ऊपर से टाइलें खिसकने और मिट्टी गिरने की आवाज आई। फिर भारी चीज के जमीन पर कूदने की धमक। मैं डर के मारे कांप रहा था और ताई ने मेरा मुंह दबा रखा था। बाहर भूरा फिर से भौंकने लगा। कमरे के भीतर ट्रैक्टर जैसी घरघराती सांस की आवाज गूंजने लगी। हवा में सड़ी मछली और गल चुके मांस जैसी बदबू भर गई। वह चीज पहले कमरे में इधर उधर घूमी, फिर चारपाई पर चढ़ी और थक थक कर चारपाई पीटने लगी। पहले मुझे लगा जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो, पर जब आवाज हमारे पास आने लगी तो समझ आया कि वह ठोक कर पता कर रहा है कि कहाँ खोखला हिस्सा है जहाँ कोई छिपा हो सकता है। वह बहुत चालाक था। उसने ताई की बात समझ ली थी कि घर में लोग हैं, इसलिए छत से अंदर घुस आया और अब आवाज की गूंज से पता लगा रहा था कि हम कहाँ छिपे हैं। मेरी आंखों में डर के मारे आंसू भर आए। लगा अब बचना मुश्किल है। आखिरकार हमारे बक्से पर भी थक की अलग आवाज आई। उसे समझ आ गया कि अंदर कोई है। वह खी करके ऐसी हंसी हंसा जैसे कोई शिकार मिल गया हो। ऊपर का लकड़ी का पट्टा जोर से खींचा गया और उसमें दरार पड़ गई। ताई ने ऊपर की कुंडी को पूरी ताकत से पकड़े रखा ताकि वह खोल न सके। उसने समझ लिया कि अंदर कोई पकड़े हुए है। वह जोर से गरजा और ताकत लगाने लगा। हमारी ताकत कम पड़ रही थी। पट्टा खुलने ही वाला था कि मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा, बचाओ बचाओ, कोई है क्या? अभी खिड़की का शीशा टूटने की आवाज आई। कुछ अंदर कूदा। वह भूरा था। उसने रस्सी तोड़ दी थी और खिड़की से कूदकर हमें बचाने आया था। मारबंदर गरजा और तुरंत भूरा दर्द से चिल्लाया। मुझे लगा अब भूरा मारा जाएगा। तभी बाहर से ताऊ की आवाज आई, दरवाजा खोलो जल्दी, दद्दा बचाओ, मारबंदर घर में घुस आया है। फिर बाहर ढोल नगाड़ों और थालियां पीटने की इतनी तेज आवाज गूंजने लगी जैसे होली दिवाली से भी ज्यादा शोर हो। मारबंदर की दहाड़ धीमी पड़ गई। फिर छत की बल्ली टूटने की आवाज आई। आंगन से लोगों की चीख सुनाई दी। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? कुछ देर बाद सब शांत हो गया। मारबंदर भाग चुका था। गांव के लोग आंगन में जमा होकर तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा, उसकी हिम्मत देखो, शाम ढल्ले घर में घुस आया। तभी गांव के बूढ़े बुधराम बोले, वह सीधे गोपाल के पीछे आया है, इसे तुरंत कस्बे भेज दो। ताऊ बोले, अभी कैसे भेजें? रात होने वाली है, बैलगाड़ी से कस्बे तक 4 घंटे लगते हैं। अगर रास्ते में उसने पीछा कर लिया तो बच्चा नहीं बचेगा। सरपंच भी पता नहीं कहाँ गया। अगर उसकी मोटरसाइकिल मिल जाती तो अंधेरा होने से पहले पहुंच जाते। फिर ताऊ बोले, आज रात यहीं पहरा देंगे। मैं नहीं मानता, 7-8 जवान मिलकर एक मारबंदर को नहीं मार सकते। बुधराम बोले, वह बहुत चालाक है, गोपाल के दादा जैसे होशियार शिकारी को भी खा गया था। 10 आदमी भी पड़ जाएं तो जरूरी नहीं उसे मार सके। ताऊ ने गुस्से में कहा, हम कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, गांव के सब मर्द यहीं रुकेंगे। सबने हामी भरी और वहीं डेरा डाल दिया। लेकिन भोर के करीब 4 बजे तक बाहर सन्नाटा ही रहा। मारबंदर का कोई अता पता नहीं चला। उसका आने का कोई निशान नहीं था। ताऊ से किसी ने पूछा, दद्दा क्या मारबंदर अब नहीं आएगा? ताऊ बोले, मारबंदर की फितरत लालची होती है, जिस पर नजर गड़ा दे उसे खाए बिना नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद आंगन के बाहर फिर हलचल हुई। धड़ धड़ दरवाजा पीटने की आवाज आई। ताऊ झटके से उठकर बैठ गए और इशारे से सबको तैयार रहने को कहा। सब लोग हथियार जैसी जो भी चीज हाथ लगी उठाकर दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़े। फिर से खटखटाहट हुई और बाहर के साथ मरने नहीं जाएंगे। थोड़ी देर बाद रघु मोटरसाइकिल धकेलता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर घमंड था। उसने बुधराम की तरफ देखकर कहा, देखा तुम लोग बेकार डर रहे थे, मैंने कहा था ना मेरे चाचा ही हैं। लो मोटरसाइकिल भी आ गई, अब बच्चे को तुरंत कस्बे ले जाओ। क्या सच में मुखिया आया था? बुधराम का चेहरा उतर गया। वह कोने में जाकर चुप बैठ गया। रघु ने तिरछी नजर से उसे देखा और बोला, अगर मोटरसाइकिल न होती तो इस बच्चे की जान चली जाती। शुक्र मनाओ मैं था। बुधराम समझ गया कि रघु ताना मार रहा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह दरवाजा पटक कर बाहर चला गया। मेरी ताई पीछे से बोली, अरे मत जाओ, बाहर खतरा है, पर वह जिद्दी था, बिना पीछे देखे चला गया। ताई बोली, उसे मत रोको, उसे हमेशा दूसरों की खुशी से जलन रहती है। ताऊ ने कहा, अब भोर होने वाली है, मोटरसाइकिल आ गई है, मैं अभी गोपाल को कस्बे छोड़ आता हूँ और फिर थाने से पुलिस लेकर लौटूंगा, तब इस मारबंदर का काम तमाम करेंगे। ताई बोली, जरा उजाला हो जाने दो, अभी अंधेरा है, मुझे डर है वह पीछा न करे। रघु बोला, किस बात का डर? ताई, 2 पहिए हैं हमारे पास, वह चाहे जितना तेज हो हमसे आगे नहीं निकल सकता और जितनी जल्दी पुलिस आएगी गांव उतनी जल्दी सुरक्षित होगा। ताऊ ने हामी भरी और कहा, ठीक है, देर करने से अच्छा है, जल्दी निकलो। फिर मैं रघु के साथ उस पुरानी मोटरसाइकिल पर बैठ गया और हम चल पड़े। रघु बहुत तेज चला रहा था। थोड़ी देर में गांव नजर से ओझल हो गया। तभी रघु के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आई। वह हंसकर बोला, गोपाल भूख लगी है क्या? मैंने सिर हिलाया। उसने मोटरसाइकिल रोक दी और बोला, अब हम गांव से काफी दूर हैं, यहाँ सुरक्षित हैं, चलो मक्का तोड़कर खाते हैं। उसने खेत से 2 भुट्टे तोड़े और हम मोटरसाइकिल पर बैठकर खाने लगे। तभी अचानक मुझे बहुत गंदी बदबू आई, जैसे सड़ी मछली की। बदबू तेज नहीं थी मगर दूर से आती लग रही थी। मैंने चारों तरफ देखा, घना कोहरा था, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने खाना रोक दिया। रघु बोला, क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहा? मैंने कहा, मुझे मारबंदर की बदबू आ रही है। वह हंस पड़ा, बोला, मजाक मत कर, हम इतना दूर आ गए हैं, वह पीछा नहीं कर सकता। मैंने कहा, सच में गंध आ रही है। रघु बोला, लगता है डर के मारे तुझे वहम हो रहा है, जब तक वह घोड़े पर न बैठा हो इतना जल्दी नहीं आ सकता। फिर भी उसने एहतियात में भुट्टा फेंक दिया और बोला, कस कर बैठ। मोटरसाइकिल फिर तेज रफ्तार से दौड़ने लगी, लेकिन जितना आगे बढ़ते गए बदबू उतनी ही तेज होती गई। मैंने
मैंने कहा यह गंध आगे से आ रही है। तभी चीं की आवाज के साथ उसने जोर से ब्रेक लगाया। मोटरसाइकिल रुक गई। पीछे से मैंने देखा उसके कंधे कांप रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ चाचा? वह हकलाते हुए बोला, गोपाल आगे कौन खड़ा है? मैंने आगे देखा, कोहरे में एक साया था, ज्यादा दूर नहीं। वह हमारी तरफ आ रहा था और हाथ हिला रहा था। वह आदमी धीरे से बोला, अरे भाई साहब जरा रुकिए, मुझे भी साथ ले चलो। रघु ने राहत की सांस ली और बोला, अरे ये तो कोई राहगीर है। बेकार डर गया मैं, मुझे लगा मार बंदर है, लेकिन सड़ी बदबू और तेज हो गई। मैं पहचान गया कि यह उसी के शरीर से आ रही है। मैंने रघु की कमीज कसकर पकड़ी और धीरे से कहा, सच में बदबू उसी से आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप रहो, उसने डांटा, मगर उसकी आवाज भी कांप रही थी। डर मत, हम मोटरसाइकिल पर गांव से निकले हैं, वह मार बंदर हमसे आगे कैसे पहुंच जाएगा? वह काला साया धीरे धीरे करीब आता गया, डगमग चलता जैसे नशे में हो। रघु आगे चिल्लाया, अरे भैया हमारी मोटरसाइकिल भरी है, किसी को बैठा नहीं सकते। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ता रहा। रघु थोड़ा चौंका, उसे लगा शायद उसने ठीक से सुना नहीं। उसने फिर जोर से कहा, अरे भैया सुन रहे हो, गाड़ी में जगह नहीं है। सामने से आखिर एक आवाज आई। हाँ, रघु बोला। मैंने कहा गाड़ी भरी है, तुम किसी और से पूछ लो। वह साया वहीं रुक गया और कोहरे में झूमता खड़ा रहा। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे अचानक याद आया, मैंने रघु की कमीज पकड़कर चिल्लाया, चाचा ताई कहती थी बूढ़ा मार बंदर इंसान की तरह बोल भी सकता है। रघु झल्लाया, अरे पगले वह सब कहानियां हैं, सच नहीं होता। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह साया अचानक चारों हाथ पैरों के बल झुक गया और जानवर की तरह रेंगते हुए हमारी तरफ आने लगा। मैं बुरी तरह डर गया। रघु हड़बड़ा गया और मोटरसाइकिल मोड़ने लगा, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। घबराहट में पैर फिसला और हम दोनों मोटरसाइकिल समेत जमीन पर गिर पड़े। तभी वह काला साया कोहरा चीरता हुआ हमारी तरफ झपटा, लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा साफ देखा मैं चीख पड़ा, मुखिया जी। रघु भी चिल्लाया, चाचा। तभी वह जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे तुम दोनों के चेहरे तो देखो, गोपाल मुझे मार बंदर कह रहा था। चाचा आप यह क्या कर रहे हैं? जान ही निकाल दी आपने। मुखिया लड़खड़ाते हुए खड़ा था, साफ लग रहा था उसने शराब पी रखी है। उसने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मोटरसाइकिल चुराकर कहाँ भाग रहे थे? हम दोनों सन्न रह गए। रघु बोला, चाचा ये मोटरसाइकिल तो आप ही रात को हमारे घर छोड़कर गए थे। मुखिया भड़क गया और बोला, बकवास मत करो, कल दोपहर मैं और राम सेवक बिजली घर पर दारू पी रहे थे। मैं कब आया तुम्हारे घर? तुम लोग ही चोरी से ले गए हो। रघु बोला, नहीं चाचा रात को आप ही आए थे, आपने ही कहा था बच्चे को कस्बे ले जाओ। मुखिया गुस्से में बोला, अगर यकीन नहीं तो चलो बिजली घर, राम सेवक से पूछ लो। यह कहकर उसने पीछे इशारा किया। मैंने उधर देखा और फिर वही सड़ी बदबू मेरी नाक में घुसी। कोहरे में से एक और परछाई धीरे धीरे निकलती दिखाई दी। मुखिया चिल्लाया, अरे राम सेवक वो कहाँ मर गया था? शौच करने गया था क्या? जवाब क्यों नहीं देता? मगर वह साया चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और हमारी तरफ इशारा करने लगा। रघु बोला, राम सेवक चाचा क्या आप ही मुखिया को लाए थे? कोई जवाब नहीं आया, बस दूर से ट्रैक्टर स्टार्ट होने जैसी घरघराहट सुनाई दी। मैंने आंखें फाड़ कर देखा, वह हाथ हिलाने का तरीका मुझे पहचान में आ गया। मैंने कांपते हुए कहा, चाचा वह मार बंदर है, कल रात वाला वही साया है। रघु डांटने लगा, चुप रह बदतमीज। मुखिया मेरी तरफ मुड़ा और बोला, गोपाल तूने सच में मार बंदर देखा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हम कस्बे पुलिस बुलाने जा रहे थे। वह साया धीरे धीरे हमारे पास आता जा रहा था। तभी मोटरसाइकिल का साइलेंसर जोर से फटा और भड़भड़ की आवाज गूंजी। वह साया 2 कदम पीछे हट गया। मुखिया गरजा, अरे सच में मार बंदर है, भागो। उसने मोटरसाइकिल उठाई और स्टार्ट करने लगा। मुझे झट से पीछे बैठाया और चिल्लाया, रघु साइलेंसर पर जोर जोर से मार। उसे तेज आवाज से डर लगता है। रघु भी घबराया हुआ था, वह साइलेंसर पर मुक्के मारता रहा। दोनों बड़ों ने मुझे बीच में दबा लिया और मोटरसाइकिल दौड़ा दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह साया आवाज से घबराकर इधर उधर झपट रहा था और भयानक चीखें मार रहा था। उसकी चाल इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। मैं तब समझ गया कि वह सचमुच इंसान नहीं है। मैंने देखा मुखिया के माथे पर पसीना बह रहा था। वह हांफते हुए बोला, वह दरिंदा मेरा पीछा करता आया था। चाचा उसने आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मुखिया ने गला सूखते हुए कहा, लगता है वह पहले ही पेट भर चुका है। राम सेवक शौच करने गया था और लौट कर नहीं आया, शायद उसी को खा गया। मैंने घबरा कर पूछा, अब क्या करेंगे? मुखिया बोला, कस्बे जाना बेकार है, वह रास्ता रोक कर बैठा है, मेरे घर चलते हैं, वहाँ औजार है, मोटरसाइकिल ठीक से देखता हूँ, अभी हमें कोई और उपाय सोचना होगा। मैं बार बार नाक से सूंघता रहा। वह सड़ी बदबू अब भी हवा में थी। मैंने पीछे देखा तो कोहरा था, मगर साया नजर नहीं आ रहा था। मैंने कहा, चाचा बदबू अभी भी आ रही है। मुखिया बोला, कैसे हो सकता है, हम मोटरसाइकिल पर हैं, वह पीछा नहीं कर सकता, जल्दी चलो। वह दरिंदा सीधे रास्ते से नहीं चलता। हम गांव लौट आए। मुखिया मुझे सीधे मेरे ताऊ के घर ले गया। उसने आवाज लगाई, ताऊ ताई, कोई जवाब नहीं आया। उसने कई बार पुकारा, सन्नाटा था। मैंने कहा, शायद सब लोग कहीं और छिप गए हों। मुखिया बोला, हो सकता है, चलो पहले मेरे घर चलते हैं। तभी मुझे आंगन के अंदर से हल्की सी चरमराहट सुनाई दी, जैसे कोई सूखी लकड़ी पर पैर रख रहा हो। मैंने पुकारा, ताऊ आप घर में हैं क्या? रघु ने भी आवाज दी, मगर फिर सब शांत हो गया। काफी देर कोई बाहर नहीं आया। मुखिया कुछ पल दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर अचानक बोला, दरवाजा तोड़ो जल्दी। वह और रघु मिलकर जोर जोर से दरवाजा धक्का देने लगे। एक जोरदार धक्के में किवाड़ टूट गया। जैसे ही अंदर का दृश्य मेरी नजर में आया, मैं चीख मारकर रो पड़ा। मेरे ताऊ लकड़ियों के ढेर पर पड़े थे, हाथ में कसकर छुरा पकड़े हुए, आंखें फटी की फटी। उनके सिर की खाल आधी उधड़ी हुई थी और वह मर चुके थे। रघु चिल्लाया, ताऊ। वह अंदर घुसने लगा तो मुखिया ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया और बोला, अंदर मत जा। उसने दीवार की ओर इशारा किया, जहाँ गीली मिट्टी पर बड़े बड़े पैरों के निशान बने थे। वह हमें पकड़कर पीछे खींचता हुआ बाहर ले आया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने धीमे से कहा, वह दरिंदा अभी भी यहीं कहीं है। वह बोला, वह बड़ा चालाक जानवर है, चाहे नदी में कूद कर तैर ले, हमारे खेतों के रास्ते से भी जल्दी पहुंच जाता है। उसका बस सिर चाहिए, अगर कुछ देर भूखा रहा तो और भी खतरनाक हो जाएगा। मैंने डरते हुए पूछा, मुखिया जी ताऊ तो मर गए, अब क्या करेंगे? मुखिया बोला, पहले मेरे घर चलते हैं। जैसे ही हम मुखिया के घर पहुंचे, हम सबने मिलकर खिड़कियां, रोशनदान, चिमनी, यहाँ तक कि शौचालय का गड्ढा भी बंद कर दिया, ताकि मार बंदर किसी भी रास्ते से अंदर न घुस सके। रघु फोन की तारें ठीक करने लगा और मुखिया गांव के चबूतरे पर लगे लाउडस्पीकर में चिल्लाने लगा, ध्यान दो, मार बंदर गांव में ही घूम रहा है, सब लोग तुरंत मेरे घर आकर शरण लो, जल्दी आओ। तभी अचानक अंधेरे में से एक आवाज आई, तेरे घर आकर बचेंगे या मरेंगे? हम तीनों चौंक पड़े। रघु दहाड़ा, कौन है? बाहर आ। लंगड़ा राम धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर सामने आया। मुखिया हैरान रह गया, अरे लंगड़ा तू यहाँ कब से है? वह बोला, जब से तुम लोग खिड़की दरवाजे बंद कर रहे थे, अगर सच में अंदर मार बंदर होता तो तुम लोग भाग भी नहीं पाते। मुखिया ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तू यहाँ क्यों आया है? वह बोला, मैं शौक से नहीं आया, तेरे घर की छत सबसे मजबूत है, इसलिए छिपने आ गया। किससे छिपने और किससे? उसी मार बंदर से। आज सुबह ही 5-6 लोग मारे जा चुके हैं, सब मंदिर में शरण लिए बैठे हैं। यह सुनकर हम तीनों के होश उड़ गए। रघु बोला, कैसे हो सकता है? वह तो हमें बिजली घर की तरफ मिला था। लंगड़ा राम बोला, तुम्हें बिजली घर की तरफ किसने रोका? मुखिया ने तो तुम्हें मोटरसाइकिल दी थी। यह सुनकर मुखिया और रघु दोनों चुप हो गए। मुखिया बुदबुदाया, नहीं वह मैं नहीं था। लंगड़ा राम ने पूछा, साफ साफ बता, जिसने मोटरसाइकिल दी वह कैसा दिख रहा था? क्या वह तेरे ही कपड़े पहने था? रघु बोला, हाँ बिल्कुल
तेरे जैसा ही लग रहा था। लंगड़ा राम का चेहरा उतर गया। वह बोला, बुरा फंसे, वह दरिंदा अब इंसानों का रूप धरने लगा है। मुखिया बोला, मगर उसने हमें मोटरसाइकिल क्यों दी? लंगड़ा राम बोला, मुझे नहीं पता, पर ये बड़ी मुसीबत है। शायद अब 2 हो चुके हैं। 2 क्या दोनों गाँव में ही है? उसने कहा, अब एक ही रास्ता है, सब लोगों को इकट्ठा करो और मिलकर दोनों को मार गिराओ। मुखिया ने मुझे और रघु को इशारा किया और हम चारों मंदिर की तरफ चल पड़े जहाँ लोग छिपे थे। रास्ते भर मेरा दिल धड़कता रहा, बार बार लगा कोई पीछे चल रहा है, मगर मुड़कर देखता तो कुछ नहीं दिखता। डर तो लग रहा था, पर मैंने रघु को कुछ नहीं बताया। हम ढोल पीटते हुए मंदिर पहुंचे और दरवाजा खोला तो अंदर सहमे हुए गांव वाले बैठे थे। मुखिया जी आप आ गए। मेरा लड़का सुबह पानी भरने गया था, लौट कर नहीं आया। ढूंढने निकली तो देखा उसका सिर की खाल उधड़ी पड़ी थी। किसी ने पूछा, रघु तो बच्चे को लेकर कस्बे गया था, इतनी जल्दी लौट आए? सब लोग आपस में बातें करने लगे। मुखिया ने सबको चुप कराया और सारी बात समझाई कि शायद 2 मारबंदर है। यह सुनते ही लोगों में और हड़कंप मच गया। 2 मारबंदर, अब तो बचना मुश्किल है। कोई बोला, एक तो इंसान की तरह बोल भी लेता है, कपड़े भी पहन लेता है, कहीं वह हमारे बीच ही तो नहीं? ये सुनते ही मंदिर में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। मुखिया, गर्जा चुप रहो, वह हमारे बीच नहीं हो सकता। तभी मेरी नजर ताई पर पड़ी। वह कोने में खड़ी थी, चेहरा बिल्कुल सूना। मुझे देखते ही मुस्कुराई। वह पहले भी मुस्कुराती थी, मगर इस बार उसकी मुस्कान अजीब थी, बदली हुई, ठंडी। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। वह धीरे धीरे मेरे पास आई और बोली, गोपाल। उसने मुझे गले लगाया तो मैं डर के मारे रो पड़ा। पास खड़ी औरत बोली, बेचारा बच्चा ताऊ को उस हालत में देखकर घबरा गया है। तभी मुझे फिर वही सड़ी बदबू आई। मैंने नाक सिकोड़कर कहा, बदबू, बहुत बदबू आ रही है। रघु और मुखिया चौकन्ने हो गए। कहां से बदबू? मैंने कांपते हुए ताई की तरफ इशारा किया। रघु डांटने लगा, अरे अपने ही ताई को बदबू कह रहा है, वह तो किसी तरह जान बचाकर आई है। मैं उससे छूटकर भागा और रघु के पीछे छिप गया। मुखिया ने मेरी हालत को डर समझा और बुजुर्गों से सलाह करने लगा कि आगे क्या करें। तभी लंगड़ा राम बोला, मारबंदर शुरू से बच्चे के पीछे था, आज बच्चा गांव में नहीं था तो उसने बाकी लोगों को मारा। अगर? मुखिया ने आंखें तरेड़ी, क्या कहना चाहता है तू? लंगड़ा राम बोला, अब एक ही उपाय है, बच्चे को चारे की तरह सामने रखना होगा, वही उसे बाहर लाएगा। यह सुनकर मेरा कलेजा बैठ गया। सबने आपस में सलाह की और तय हुआ कि रात को मुझे मंदिर के दरवाजे पर बैठाया जाएगा। रघु और बाकी जवान लड़के आसपास घात लगाकर छिपेंगे, चाहे 2 हो या 1, इतने लोगों से नहीं बच पाएगा। रात जल्दी आ गई। मेरी कमर में घंटी बांधी। मैंने डरते हुए पूछा, लंगड़ा काका मुझे कुछ नहीं होगा ना? वह बोला, गोपाल डर मत, तेरे दादा ने भी इसी तरह उस दरिंदे को फंसाया था। वह बोला, तेरे दादा ने पहले ही एक मारबंदर मार गिराया था, अब तेरी बारी है। मैंने कांपते हुए कहा, लंगड़ा काका मुझे डर लग रहा है। वह घूर कर बोला, डर कैसा, मैं हूं ना तेरे साथ, घबराने की जरूरत नहीं, सब तैयारी हो गई तो? लंगड़ा राम ने कहा, रोते हुए धीरे धीरे खेत की मेंढ की तरफ चल, तेरी रोने की आवाज और कमर में बंधी घंटी की छन छन दूर तक जाएगी। मैं रोता जाता और बार बार पीछे देखता कि कहीं मारबंदर आ तो नहीं रहा। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक नाक में वही जानी पहचानी सड़ी बदबू आई। मैं फुसफुसाकर खेत में छिपे रघु से बोला, वह आ गया। रघु चौकन्ना हो गया और बाकी जवान भी अंधेरे को घूरने लगे, मगर बहुत देर तक कोई दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक मंदिर के अंदर से ठहाके की आवाज गूंजी। हम सब सन्न रह गए। वहाँ वह खड़ा था, पूरे बदन पर काले बाल, सफेद डरावना चेहरा और बीच में लंबी फटी दरार, वही मारबंदर। मैं चीख पड़ा, बचाओ, मारबंदर यही है। मगर देर हो चुकी थी, उसकी चाल बिजली जैसी तेज थी। घात लगाए सब लोग मंदिर के अंदर घुस गए और मैं अकेला रह गया। उसने झपट्टा मारकर मेरा टखना पकड़ लिया और एक झटके में हवा में उठा लिया। मुझे घसीटता हुआ अंधेरे खेतों की तरफ भागा। मैं चिल्लाता रहा, बचाओ। तभी रघु और मुखिया को समझ आया कि वह हमें धोखा देकर भीतर घुसा था। लोग दौड़े, मगर इंसान मारबंदर की बराबरी कैसे करते। तभी अंधेरे में चमकती आग की लपट सी दिखी और जोरदार गोली की आवाज गूंजी। पहली गोली सीधे उसके चेहरे पर लगी, खून छिटक गया। उसने मुझे छोड़ा और भागने लगा। तभी दूसरी गोली उसके सिर के पीछे लगी, वह धम्म से गिरा और हिलना बंद हो गया। लोग खुशी से चिल्लाए, मगर खुशी ज्यादा देर न रही।